नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एससीएस न्यूज के इस लाइव रन के अंदर। भारत की राजनीति तो बदली, लेकिन उसके साथ राजनेताओं की जो बेचैनी है वो भी बढ़ गई। खासतौर से हमने पाया कि मोदी जी की बेचैनी इस पर कुछ ज्यादा है। बहुत दावे किए गए, कश्मीर में जाएंगे, 5 लाख लोग आएंगे। मैं सोच रहा था 5 लाख लोग कहां से आएंगे। बख्शी स्टेडियम की कैपेसिटी 25-30 हजार की है मुश्किल से, जहां पर उनका भाषण था। और उनमें से लगता है 80% तो सिक्योरिटी गार्ड होंगे। कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं जहां बाड़ लगा के सील ना कर दी गई हो। पिछले 7 दिन से एक के घर की तलाशी हो रही थी। अब कहते हैं कि मोदी परिवार, आजकल बड़ा ट्रेंड हो रहा है। पता लग रहा है अपने परिवार में जाने के लिए 2-2 लाख की सिक्योरिटी फोर्सेस साथ में लेके जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। कोई व्यक्ति, आप यकीन नहीं मानेंगे कि गली मोहल्ले से बाहर नहीं निकल सकता, डल लेक पे नहीं जा सकता। उसका जो डल लेक का प्रोमेनेड है वहां नहीं जा सकता। परिंदा कोई पर नहीं मार सकता। आज मोदी जी का अभी फोटो आया, कोई इशारा कर रहे हैं। उस फोटोग्राफ में मोदी जहां खड़े हैं उसके आसपास मीलों मील तक कोई व्यक्ति नहीं है। तो पता नहीं किसकी ओर इशारा कर रहे थे, भगवान जाने। लेकिन हाँ, बेचैनी तो है। पर उड़ीसा में बड़ी सफलता मिली है शायद उनको, जहां कमाल की बात है कि नवीन पटनायक के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया। यानी कि पूरी की पूरी 21 सीटों पर शायद ये इंतजार कर रहे हैं अगले 5 साल का कि नवीन पटनायक राजनीति में नहीं रहेंगे तो उस टाइम सारा स्पेस ऑक्युपाई कर लेंगे। तो 21 की 21 सीटें जो हैं ये लड़ने जा रहे हैं। शायद 14 सीटें बीजेडी लड़ेगी, 7 सीटें बीजेपी लड़ेगी। और विधानसभा में 140 सीटें हैं, उसमें 100 सीटें बीजेडी और 40 सीटें बीजेपी को देने के इरादे हैं इनके। कांग्रेस क्या करेगी पता नहीं, लेकिन ये दोनों मिलकर बहुत फॉर्मिडेबल हो जाते हैं वहां पर। तमिलनाडु में बड़े सेटबैक्स हैं बीजेपी के लिए। शायद कुछ घबराहट है। कुछ सीटें जो गवाएंगे तेलंगाना में और बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में, उसकी भरपाई कहां से होगी। इसीलिए शायद इस बार जो बेचैनी है अब कश्मीर तक पहुंची है, क्योंकि कश्मीर के अंदर भी 2 सीटें हैं और तीसरी सीट आधी सीट है, जो आधी जम्मू में है, आधी कश्मीर में है। लद्दाख की सीट तो खैर इनके हाथ नहीं आएगी। वो इंडिपेंडेंट सोनम वांगचुक शायद जीत जाएंगे वहां से, अगर खड़े हो रहे हैं तो, मेरा जहां तक अनुमान है वहां। लेकिन एक एक सीट के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है कि कहां से मैं 272 का आंकड़ा लेके आऊं। ये बेचैनी कुछ ज्यादा है। 2019 की बात थी, तब इनको पुलवामा का सहारा था। बालाघाट पे अटैक किया था तो कहीं ना कहीं पहला वोट भारत के शहीदों के नाम पे मांग लिया था। सफलता मिल गई थी। लेकिन इस बार किसके नाम पर पहला वोट मांगेंगे। हालांकि देश के नाम पर मांग रहे हैं, लेकिन वो लोगों को उतना उद्वेलित नहीं कर रहा है। बाकी ईवीएम का मुद्दा भी गर्म है। पर बेचैनी शायद इस बार काफी ज्यादा है। बिहार में, महाराष्ट्र में अभी तक कोई गठजोड़ नहीं हुए हैं। डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज गुजरात से हमारे दादा योगेश चुनगर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार। महाराष्ट्र से विवेक देशपांडे जी, नागपुर से, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उत्तराखंड से मीनू जैन जी, आज बहुत कम समय के लिए जुड़ी है मीनू जैन जी। तो मैं सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी ले लूंगा, ताकि आपका जो कार्य है, जहां आपको जाना है आप जा पाए। धन्यवाद आपका, आप थोड़े समय के लिए आप आई आज। वक्त तो बदला है और बेचैनी है लोगों के अंदर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या परिदृश्य निकल कर आ रहा है और मोदी इतने बेचैन क्यों हैं? क्या कुछ ऐसी समस्या है कि 272 के लाले पड़े हुए हैं? क्या हो क्या रहा है अल्टीमेटली? विनोद जी। जी, देखिए, जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, जितने भी प्रोग्रेसिव लिबरल यूट्यूब चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स जिनके ऊपर डिबेट्स हो रही है लगातार, और बहुत सारा कैलकुलेशंस करके सबने बता दिया है कि 272 तक का आंकड़ा छूना मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। उसको अभी बार-बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ये समझ लें दर्शक कि 272 का आंकड़ा ऐसा नहीं है, मोदी जी के लिए कोई ये केक वॉक नहीं है इस बार, कि आराम से वो छू लेंगे, क्योंकि बहुत सारे कारण नए पैदा हो गए हैं 2000, जो कि 2019 के समय मौजूद नहीं थे। तो मोदी जी सोचते हैं कि शायद मैं 370 कश्मीर जो हटाई है मैंने, जो एब्रोगेशन किया है 370 का, उसकी वजह से कुछ सीटें वहां से ला सकता हूँ, या इसका पैन इंडिया इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी की कोशिश उन्होंने आज कश्मीर में जाके की। लेकिन वहां एक बहुत अजीबोगरीब दृश्य था। मोदी जी अपनी रॉ में थे वहां, और उनके साथ मंच पे बैठे हुए जो वहां के राज्यपाल और तमाम लोग थे, वो सब तो तालियां बजा रहे थे, लेकिन जो दर्शक थे, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातों के ऊपर भी किसी ने तालियां नहीं बजाई। सब नॉन रिस्पॉन्सिव थे। मुंह उनके बिल्कुल
मोशनलेस, जिसको कहते हैं एक्सप्रेशनलेस थे, कि जैसे जबरदस्ती लाके बैठाए गए हों। बाद में मालूम पड़ा महबूबा मुफ्ती के ट्वीट से कि वो सभी सरकारी कर्मचारी थे और अर्ली मॉर्निंग 4 या 5 बजे सब जीरो टेम्परेचर में उनको जबरन बसों में भर के और वहां उस वेन्यू तक लाया गया था। वो लोग वहां बैठे हुए थे जिसको कि दिखाया जा रहा था कि कश्मीर की आम फहम है, आम जनता यहाँ बैठी हुई है और इतनी खुश है। तो वो चीजें वहां चल रही हैं, उसके जरिए ये दिखाने की कोशिश मेरे ख्याल से मोदी जी का जो ये नया नैरेटिव है, आज जिस तरह का उन्होंने वहां सीन पैदा किया कि जब फ्रॉम जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से ऑनलाइन भी जुड़े हुए थे बहुत सारे लोग, वहां के लोगों से बताया जा रहा था कि हमने क्या क्या अचीव कर लिया है। लेकिन जो जनता मोदी जी के सामने बैठी थी, जो लोग दर्शक बैठे हुए थे जिनको मोदी जी एड्रेस कर रहे थे, डायरेक्ट एड्रेस कर रहे थे, वो बिल्कुल नॉन रेस्पॉन्सिव थी, ना खुश थी। हो सकता है एंग्री भी होंगे क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है अभी अपना गुस्सा जाहिर करने की, तो वो लोग चुप बैठे थे। तो मेरा मानना ऐसा है कि इस बार के चुनाव में मोदी जी कश्मीर का जो ये 370 का मुद्दा है, इसको बहुत जोर शोर से उठाया जाएगा और इसके जरिए कोशिश की जाएगी कि देखिए इन्हीं विजुअल्स को बार बार दिखाया जाएगा जो आज मोदी जी ने वहां जनरेट किए हैं या करवाए हैं, और उनके जरिए जीतने की कोशिश की जाएगी। लेकिन देखिए पब्लिक का मुद्दा ओनली 370 नहीं है और कश्मीर नहीं है और पूरा देश भी कश्मीर नहीं है। पब्लिक के मुद्दे बहुत कुछ अलग हैं जिनकी की रेजोनेट हो रहे हैं। आप देखेंगे भारत जोड़ो यात्रा में, तेजस्वी की यात्राओं में, वहां जो युवाओं की भीड़ जो उमड़ के आ रही है उन यात्राओं के भीतर, वो बता रही है कि युवा बहुत ज्यादा डेस्परेट है, हताश है, निराश है। उनको काम चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, जो कि इस समय कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, और उसके लिए ब्लूप्रिंट चाहिए। तेजस्वी ने बताया कि हमने अभी दी हैं नौकरियां, उन्होंने करके दिखाया है। कांग्रेस है, राहुल गांधी है, वो उसके लिए ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। उन्होंने कई तरह की 5 तरह की बातें वो जो कर रहे हैं युवाओं के लिए कि भाई आपका पेपर लीक होगा तो आपको कंपेंसेट किया जाएगा उस पेपर लीक के अगर हो जाता है, या पेपर लीक ना होने देने के लिए हम क्या उपाय करेंगे कि सरकारी जो प्रेस है वहां से पब्लिश हो। उनको अप्रेंटिसशिप का प्रोविजन किया जा रहा है ताकि ऑन ट्रेनिंग उनको कुछ स्टाइपेंड मिले और उनको ट्रेनिंग भी मिल जाए और उसके जरिए एक्सपीरियंस उनके हाथ में हो जब युवा अपना पूरी करके निकले पढ़ाई, तो ताकि उसको नौकरी मिलने में आसानी हो। नौकरी मिलने में आसानी, आप बोलेंगे कहां से आएंगे जॉब्स, तो उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर बहुत जोर है कांग्रेस का कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नौकरी ज्यादा जनरेट करता है बनिस्बत सर्विस सेक्टर के। तो वो वहां होंगी। एमएसएमई के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि 2-3 लोगों के हाथ में सारा रोजगार या व्यवसाय इकट्ठा करने के बजाय उसको एमएसएमई में के हाथ में दिया जाएगा, छोटे और लघु उद्यमियों के हाथों में, ताकि छोटे छोटे वो लोग भी रोजगार दे सके। और बेरोजगारी भत्ते की जैसी भी बातें उनके मैनिफेस्टो में बताया जा रहा है, इंक्लूडेड है। तो ये चीजें युवाओं को होप दे रही हैं और यही वजह है जो भीड़ वहां उमड़ के जा रही है, और ये मोदी जी की चिंता का बहुत बड़ा सबब है दिनेश जी। आप देखेंगे कि 2014 में मोदी जी युवा आबादी के कंधे पे चढ़ के, उनके वोट के जो थे उसके ऊपर चढ़ के मोदी जी सत्ता में आए थे, क्योंकि युवाओं को लगता था कि भाई ये गुजरात मॉडल बहुत ही फैंटास्टिक फैबुलस मॉडल है, बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं कि हमारी जीडीपी पता नहीं कितना कुदान भरेगी और कहां देश की अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगी। वैसा कुछ हुआ नहीं है। 5वीं अर्थव्यवस्था का दम भरते हैं, उस 5वीं अर्थव्यवस्था में अनइवनली इनकम बटी हुई है। कुछ समूह के बीच हाथ में इनकम आ गई है, बाकी जनता 80 करोड़ की जनता बताया जा रहा है कि मुफ्त के अनाज पे निर्भर है। तो वो ये 5वीं अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है, शुभ लक्षण नहीं है। तो मोदी जी अर्थव्यवस्था के मुद्दे पे बिल्कुल फेल रहे हैं, अर्थव्यवस्था के फ्रंट पे। देखिए राजनीति आप कितनी भी अच्छी करते हो, कितनी अच्छे कुशल हो राजनीति में, कितने धुरंधर हो राजनीति के, लेकिन अगर आप इकोनॉमी के फ्रंट पे फेल हैं तो आप शासन बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते। डंडे के जोर पे कर लेंगे जरूर, लेकिन पब्लिक को आप खुश नहीं रख सकते। पब्लिक तभी खुश रहेगी जब उसको इकोनॉमी
प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि भी उसके साथ उसके हाथ में हो, पैसा हो। लेकिन आज महँगाई है, बेरोज़गारी है, ये सभी जानते हैं, कितनी बार दोहराया जाए इस मुद्दे को। तो वो चीज़ें सवाल हल नहीं हो पा रहा है और उनके सामने कोई है भी नहीं। देखिए, अगर इनके सामने इस महँगाई और बेरोज़गारी की समस्या को हल करने का कोई भी एक छोटा-सा भी सॉल्यूशन होता, तो मोदी जी बहुत ज़बरदस्त ढिंढोरा पीट-पीट के उसको कान बहरे कर देते हमारे। लेकिन उनके पास कुछ नहीं है और वो सुनते भी नहीं है किसी की, कोई अगर उनको सलाह देने वाला भी होंगे अगर तो। चले गए हैं जो थे सलाह देने वाले भी इकोनॉमिस्ट, वो भी छोड़ के चले गए इनका साथ। तो मुझे तो मुश्किल लगता है कि इन हालातों में ठीक है, जो धर्म और नफ़रत की राजनीति है उसका तड़का अभी नॉर्थ इंडिया में खूब लगा हुआ है। बॉस 4-5 स्टेट्स तो ऐसे हैं कि जहाँ बहुत बुरी तरह से जनता डूबी हुई है, इस नफ़रत की अफ़ीम के नशे में। तो वहाँ से डेफ़िनेटली मोदी जी को सीटें अभी भी मिलेंगी। तो लेकिन इतनी नहीं होंगी कि वो अपने बहुमत का आंकड़ा छू लें। हो सकता है छू जाएँ, बाकी इनकी मुकद्दर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से मोदी जी छलांग लगाते हुए 400 पार कर जाएँगे, नेवर नहीं असंभव बिल्कुल। है। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप थोड़े टाइम के लिए जुड़े, बहुत-बहुत धन्यवाद मेरी जान जी। और इस बीच में हेमंत जी और तमकीन फ़याज़ साहब भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है साहब।